हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर से, डेट इज़ म्यूचुअल फंड। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपने जो म्यूचुअल फंड के आईसीआई स्टडी मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आज अपन लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो म्यूचुअल फंड चैप्टर है इसमें आईसीआई का कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं है। जितने भी क्वेश्चन स्टडी मैथ्स में है वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। Mr. A can earn a return of 16% by investing in the equity share on its own. Mr. A can earn the return 16% by investing in the equity shares on its own. Now he is considering a recently announced equity-based mutual fund schemes in which the initial expense ratio आपको दे रखा है 5.5 का initial expense है, मतलब ये upfront एक तरीके से expense है हमारा। अपफ्रंट एक्सपेंस 5.5 का और आपको एक्सपेंस रेशियो दे रखा है 1.5% का। हाउ शुड द म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर ए द रिटर्न 16%। मतलब कहने का क्या है, क्वेश्चन में बताया है हमको एक मिस्टर ए है। अपनी नोटबुक में देखते हैं। मिस्टर ए कोई तो बंदा है। इस मिस्टर ए ने क्या किया है, इसको रिक्वायर रिटर्न इसका है 16% इसका रिक्वायर रिटर्न है। और ये इसने एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट किया है। उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इसका अपफ्रंट 5.5 तो कमीशन चला गया, एक तरीके से अपफ्रंट इसने खर्चा किया है 5.5 का। मतलब जैसे उसने 100 रुपीज लगाए हैं तो 5.5 तो इनिशियली एक्सपेंस हो गया, तो इसका जो इफेक्टिव इसने इन्वेस्टमेंट किया वो 94.5 किया। अब वो कह रहा है कि इस 94.5 वाली इन्वेस्टमेंट पे उसको 16% का रिटर्न चाहिएगा। दूसरा इसमें बताया आपको जो एक्सपेंस रेशियो है फंड का वो है 1.5%। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि फंड को कितनी अर्निंग देनी पड़ेगी। हाउ मच शुड द फंड अर्न टू प्रोवाइड द मिस्टर एज जो रिटर्न है रिक्वायर्ड रिटर्न उनका 16% अर्न करने के लिए फंड को कितना जो रिटर्न है वो देना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन से। देखिए, हमारा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है हमारा 16% है मिस्टर ए का। और हमको बताया है कि जो 5.5 है वो इनिशियल खर्चा है और 1.5 है वो हमारा एक्सपेंस रेशियो है। तो हम लेट्स एज्यूम करते हैं कि मिस्टर ए इन्वेस्ट ₹100 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए मिस्टर ए ने। अब 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद जो मिस्टर ए ने इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है उसकी वो कितनी है, 100 रुपीज़ तो उसने इन्वेस्ट किए माइनस 5.5% का जो इनिशियल एक्सपेंस है वो लेस करेंगे हम। तो मतलब मिस्टर ए की जो इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी आपकी 94.5 उसका इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा। अब 94.5 जो इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है उस पर जो मिस्टर ए है वो कितना रिटर्न चाहता है। मिस्टर ए चाहता है उसमें 100 रुपये लगाए तो उसको 16% का रिटर्न मिले, मतलब वो 16 रुपीज़ का रिटर्न चाहता है। तो सिंपल अपने फॉर्मूला में कर लेंगे। 16 रुपीज़ वो चाहता है 94.5 रुपीज़ लगा के इंटू जब आप 100 करेंगे देन आपको आंसर मिल जाएगा इक्वल टू इतनी जो हमारी रिटर्न है वो फंड को जनरेट करनी पड़ेगी 16 डिवाइडेड बाई 94.5 इंटू 100, मतलब 16.93% मिनिमम फंड को जो रिटर्न है वो जनरेट करनी पड़ेगी। बट इसमें एक चीज भी है, अब जो आप फंड में इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपका जो एक्सपेंस रेशियो 1.5% का, अब ये एक्सपेंस रेशियो जो 1.5% का हर साल इंकर होगा, तो इसलिए जो उसकी रिक्वायर्ड रिटर्न होगी फंड को जो अचीव करनी होगी 16.93% तो उसको अचीव करनी होगी रिक्वायर्ड रिटर्न को अचीव करने के लिए, प्लस में जो 1.5 का एक्सपेंस रेशियो है वो भी तो हमको अचीव करना पड़ेगा, वो भी तो फंड को जनरेट करना पड़ेगा। इसलिए जो रिक्वायर्ड रिटर्न होगी वो कितनी होगी 16.93 प्लस 1.5%, मतलब 18.43 जो परसेंट है वो हमारे फंड को जनरेट करना पड़ेगा। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि मिस्टर ए अगर 100 रुपीज़ लगाते हैं तो उसका जो इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा 94.5 होगा। 94.5 को 16 रुपीज़ की रिक्वायर्ड चाहता है, इतने रुपए वो चाहता है, तो 16 डिवाइडेड बाई 94.5 करेंगे आप, देन आपको उसका रिक्वायर्ड रिटर्न मिल जाएगा। फंड को इतना एटलीस्ट जनरेट करना चाहिए, लेकिन जो फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो भी हमको गिवन है, मतलब हर साल जो फंड है उसमें 1.5% का एक्सपेंस भी इंकर होगा। मैनेजमेंट फीस हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन फीस हो सकती है। तो हम कहेंगे कि जो हमारे फंड है उसको 16.93% तो जनरेट करने ही, प्लस जो 1.5% का एक्सपेंस रेशियो वो भी तो फंड ही जनरेट करके देगा हमको, तभी तो हमारी जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो 16 ही आ पाएगी। मतलब सिंपल है, जो हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न जो फंड को कितना जनरेट करना पड़ेगा 18.43% जनरेट करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। होप गाइज यू अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द यूनिट प्राइस ऑफ द इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज 10, पब्लिक ऑफर प्राइस उसका दे रखा है 10.24, रिडम्पशन प्राइस दे रखा है 9.8 का। अब वो आपसे पूछा कि व्हाट इज अ फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड। देखो मैंने आपको बताया था जो फ्रंट एंड लोड होता है उसको हम बोलते हैं अपना एंट्री लोड, इसका दूसरा नाम होता है एंट्री लोड, और बैक एंड लोड का जो नाम होता है वो होता है हमारा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड तो सिंपली वो आपसे एंट्री और एग्जिट लोड के बारे में पूछ रहा है, तो सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं। एंट्री लोड अपना कितना होगा, हमको पता है कि जो हमने फंड की जो इनिशियल एनएवी थी वो 90, वो फेस वैल्यू उसकी 9 है, और हमको अगर फंड में पैसा लगाना है तो वो 10.204 में लगेगा। मतलब जो इश्यू प्राइस है उसका 10.204 है और फेस वैल्यू कितनी है 10। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि फेस वैल्यू पे कितना अपना एंट्री लोड वो आपसे कैलकुलेट कर रहा है, एंट्री लोड कितना ले रहा है। तो सिंपली कैलकुलेट कीजिए 10.204 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 जब आप करेंगे देन आपका आंसर निकल के आएगा 2.04% का। तो वो आपसे एंट्री लोड चार्ज कर रहा है। एग्जिट लोड कितना चार्ज कर रहा है वो आपसे आप देखेंगे तो रिडेम्पशन प्राइस में देखा है 9.8 का। अगर कोई भी फंड में से अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको 9.8 ही रिसीव होगा, तो 9.8 आपको रिसीव होगा। इनिशियल आपने 10 लगाया था डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, देन आपका जो एग्जिट लोड निकल के आएगा कितना आएगा 9.8 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, मतलब 2% का आपका एग्जिट लोड निकल के आएगा। ये मैंने आपको जो अपनी कॉन्सेप्ट सेशंस हैं उनमें काफ़ी अच्छे से समझाया कि एंट्री लोड और एग्जिट लोड के बारे में। एंट्री लोड जब आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या देखना है कि आपसे इनिशियल में कितना पैसा लिया जा रहा है फेस वैल्यू के ऊपर, उतना परसेंटेज आपको डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे देन आपको एंट्री लोड निकल जाएगा। ऐसे एग्जिट लोड निकालने के लिए जो आपका रिडेम्पशन प्राइस है, रिडेम्पशन प्राइस में से आप अपना जो आपकी ओपनिंग एनएवी थी उसको लेस कर देंगे डिवाइडेड बाय आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको कर देंगे, देन आपका जो बैक एंड लोड है वो निकल के आ जाएगा। एंट्री लोड का बेसिकली मैं शॉर्ट में मतलब बताऊं, एंट्री लोड मतलब ऐसा लोड होता है जो आपसे म्यूचुअल फंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट के दौरान चार्ज करता है। एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड बेसिकली एक ऐसा चार्ज होता है जो कि आपसे म्यूचुअल फंड चार्ज करता है। अगर आप एग्जिट ले लेते हैं, म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं बिफोर टाइम का मतलब क्या है, से फंड की जो रिक्वायरमेंट है 1 साल तक अगर आपको फंड नहीं बेचना है, अगर आप विद इन 1 ईयर उसको सोल्ड कर देंगे देन आपको कुछ तो एक अमाउंट जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो चार्ज करती है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं बैक एंड लोड या फिर हम बोल सकते हैं एग्जिट लोड। सो आगे बढ़ते हैं। होप गाइज यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द म्यूचुअल फंड हैज द नेट असेट वैल्यू ऑफ 20 इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड हैज मेड द इनकम ऑफ कैपिटल गेन इतना एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी, मतलब उसने जो आपका म्यूचुअल फंड स्कीम है उसने कैपिटल गेन की जो इनकम है वो उतनी प्रोवाइड कराई है और डिविडेंड की इनकम इतनी दी है। एंड ड्यूरिंग द मंथ एंडेड एनएवी, सिंपली आपसे पूछ रहा है कि मंथली रिटर्न कैलकुलेट करके दो। वो उसने आपको बता रखा है कि आपको उसने 0.035 का तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट करिए, प्लस में 0.03% का उसने कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब आपसे सिंपली वो पूछा है आपकी मंथ की रिटर्न क्या होगी। सो कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, या एक काम करते हैं नोटबुक में कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन अपना ले लिया हमने, सॉल्व करते हैं इधर। देखिए सबसे पहले हमको बता रखा है कि उसकी क्लोजिंग एनएवी कितनी दे रखी है हमको। क्लोजिंग एनएवी हमको बता रखी है 20.06 हमारी क्लोजिंग एनएवी है, और जो हमारी ओपनिंग एनएवी है वो कितनी है वो हमको बता रखी है 20 रुपीज़ है। तो इसका मतलब क्या है
आपसे वो पूछ रहा है मंथली रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। मंथली रिटर्न मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। मंथली रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए फंड से जो भी कोई भी अगर आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, देन आपको उससे दो टाइप की रिटर्न मिलती है। एक तो आपको जो रिटर्न होती है वो रिसीव हो जाती है, और एक होता है आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में जो आपको रिटर्न मिलती है। तो जो आपको रिसीव्ड रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में जो रिटर्न होती है, इन दोनों का सम अप ही आपकी टोटल रिटर्न होती है। रिसीव कौन सी वाली रिटर्न होती है? बेसिकली अगर म्यूचुअल फंड कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर कोई भी आपको कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। बेसिकली ये वाली जो इनकम होती है जो हमको रिसीव हो जाती हैं और जो हमारी एक्रूड होती है, बेसिकली जो कैपिटल गेन कैपिटल एप्रिसिएशन वाली इनकम होती है, जैसे कि आपका जो फंड की जो एनएवी है वो क्लोजिंग की एनएवी बढ़ गई, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, यही आपकी टोटल रिटर्न होती है। तो सिंपल इसी लॉजिक से हम कैलकुलेट करते हैं आपकी रिटर्न कितनी होगी। क्लोजिंग एनएवी है आपकी 20.06 माइनस 20 आपकी ओपनिंग एनएवी है। एक तो आपके फंड ने ये इतना रिटर्न आपको जनरेट किया, दूसरा आपको क्या कर दिया 0.035 की आपको डिविडेंड या हम बोल सकते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी, और 0.03 का आपको कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। डिवाइडेड बाय आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 20 रुपीज़ लगाई थी, इंटू आप 100 कर लीजिए। देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो इसकी रिटर्न है मंथली रिटर्न वो निकल के आ जाएगी 20.06 माइनस 20 प्लस 0.0375 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 जब आप करेंगे देन आपकी जो मंथली रिटर्न निकल के आएगी 0.6375 आएगी। ये आएगी आपकी पर मंथ की। और पर एनम की अगर आपको निकालनी है तो इंटू उसका 12 कर दीजिए, इंटू 12, देन आपकी जो पर एनम की रिटर्न निकल के आएगी 7.65% आपकी पर एनम की रिटर्न निकल के आ जाएगी। होप गाइस यू अंडरस्टैंड। सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार सभी रीड आउट कीजिए। एन इन्वेस्टर परचेज 300 यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, इतने रुपीस की उसने परचेज करी थी। ओपनिंग एनएवी हमारी है, सेम क्वेश्चन है 3 वाला जैसे सेम क्वेश्चन है एज ऑफ 3। देखिए डिविडेंड आपको इतना डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैपिटल गेन आपको इतना डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब वो आपसे पूछ रहा है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बताइए, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड बताइए। अगर क्लोजिंग एनएवी आपको 13 रुपीज की दे रखी है तो सिंपली हम बता सकते हैं। हाँ तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, एन इन्वेस्टर परचेजेस 300 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसकी ओपनिंग एनएवी हमको दे रखी थी और हमको क्लोजिंग एनएवी दे रखी है, प्लस हमको बता रखा है इसमें कि 1.25 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है फंड ने, प्लस 1% का कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन किया है। वो आपसे पूछा है व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफ द एनएवी ऑन 31 दिसंबर, मतलब क्लोजिंग एनएवी अगर 13 है तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो सिंपली इसको तो हम केवल यही कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इनको तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में हमको बता रखा है क्लोजिंग एनएवी कितने 13 माइनस 12.25, तो इतना तो हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। 0.75 का तो हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, प्लस 1.25 का फंड ने हमको डिविडेंड दिया, प्लस 1% का उसने हमको कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। तो टोटल हमारी जो रिटर्न आई फंड से वो आई 3 रुपीज़ की। 3 रुपीज़ की रिटर्न कब आई? जब हमने 12.25 इन्वेस्ट किया, इंटू करेंगे जब हम 100, देन आपको जो रिटर्न निकल के आएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी हुई आपकी 24.49% आपकी रिटर्न हो गई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो आपसे पूछ रहा है सबसे पहले, तो हम बोलेंगे 24.29 हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गई। 24.49 24.49% हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर वो हमसे पूछ रहा है the return on investment on 31st December if all the dividend and the capital gain distribution are reinvested into the additional units of the fund at 12.5। अब वो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो उसने हमको हमारी जो इनकम थी, इनकम कितनी थी हमारी, इनकम थी हमने निकाला 3 पर यूनिट की हमारी इनकम थी। अगर वो 3 पर यूनिट वाली जो इनकम है, इसमें तो हमने कंसिडर किया था डिविडेंड प्लस हमारा जो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन था, प्लस एडिशन हमने क्या इंक्लूड किया था, कैपिटल एप्रिसिएशन में इंक्लूड किया था। अब वो हमसे कह रहा है जो डिविडेंड वाली इनकम है और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 1.25 और 1, अगर इसको वो री इन्वेस्ट कर देगा एट द रेट 12.5% पे, देन उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी। ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी पार्ट के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ले जाते हैं क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से। वो हमसे पूछा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी इफ ऑल द डिविडेंड एंड द कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकेंड, क्वेश्चन जो है हमारा दोबारा कॉपी करते हैं। सो पहले पार्ट का आंसर तो हमने निकाल ही लिया था। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था हमारा? फर्स्ट पार्ट का हमने आंसर निकाला था अपना 13 का क्लोजिंग एनएवी माइनस 12.25 का हमारा ओपनिंग एनएवी। ये तो हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, प्लस 1.25 का हमको मिलेगा डिविडेंड, प्लस 1 रुपीज़ का कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, डिवाइडेड बाय हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12.25 की इनटू 100 जब आप करेंगे देन आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना निकल के आएगा आपका? हमने अभी सॉल्व किया था 24.489 24.49% हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा। सो पार्ट फर्स्ट तो हमारा सॉल्व होगा। पार्ट सेकंड की बात हम कर रहे हैं। पार्ट सेकंड हमसे क्या कह रहा है कि इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन 31 दिसंबर 2010 इफ ऑल द डिविडेंड एंड द कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो ये वो हमसे कह रहा है कि जो आपका एक डिविडेंड है वो कैपिटल गेन है, अगर हम इसको रीइन्वेस्ट कर देंगे देन आपकी रिटर्न क्या होगी। तो कुछ नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल। हमारी पास कितनी यूनिट? 300 यूनिट्स पे हमको क्या क्या मिला है? एक तो हमको मिला है 1.25 का डिविडेंड प्लस 1 रुपीज़ का हमको कैपिटल एप्रिसिएशन है, इतना वो हमसे कह रहा है। और ये कह रहा है हमसे कि उसको आप री इन्वेस्ट कर दियो 12.5 पर यूनिट पे। देन करते हैं 1.25 प्लस 1 इंटू 300 यूनिट्स के लिए रिसीव हुआ है, डिवाइडेड बाय 12.5 पर इन्वेस्ट करेंगे। देन हमारी जो एडिशनल यूनिट है वो 54 हमको एडिशनल यूनिट मिलेंगी। तो आप सिंपली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थी, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना है? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है हमारा 300 यूनिट्स इंटू 12.25। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है? क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है हमारी 354, क्योंकि 54 यूनिट्स हमारी एडिशनली हमको रिसीव हुई हैं, क्योंकि हमने जो हमारा डिविडेंड और कैपिटल गेन है वो री इन्वेस्ट कर दिया है। इंटू करेंगे आप 13 आपकी क्लोजिंग एनएवी है, देन ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू मिल जाएंगी आपको 12.25 इंटू 300 3675 और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 354 इंटू 13 4602 का आपका क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट हो गया। यू कैन ईजिली कैलकुलेट द रिटर्न माइनस कितना है आपका 3675 डिवाइडेड बाय 3675 इंटू 100। देन आपका जो रिटर्न निकल के आता है रिटर्न आएगा 25.224% का आपका रिटर्न ईजिली निकल के आ जाता है। होप गाइस यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड है जिसकी ओपनिंग एनएवी दे रखी है आपको, एट तक क्लोजिंग एनएवी दे रखी है और बता रखा है 0.9 का डिविडेंड दिया है, 0.75 का कैपिटल गेन दिया है। अब वही पूछ रहा है आपसे व्हाट विल द फंड रिटर्न। रिटर्न क्या होगी? सिंपली रिटर्न है। रिटर्न हो गया तो क्वेश्चन पूछते ही क्यों आए हैं लोग, समझ में नहीं आता मेरे। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। 9.1 क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी जब हम करेंगे देन आपको 0.6 का कैपिटल एप्रिसिएशन आ गया, 0.9 का आपको डिविडेंड दिया है, प्लस 0.75 का आपको कैपिटल गेन दिया है, 0.75 का आपको कैपिटल गेन दिया है। देन 2.25 का आपको टोटल रिटर्न मिला है फंड से। आपने पैसा इनिशियल कितना लगाया 8.5 का, इंटू कर देंगे 100। देन आपकी जो रिटर्न निकल के आएगी फंड्स की रिटर्न कितनी आएगी 26.47 आपकी फंड की रिटर्न निकल के आ गई। हम सिंपली क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। रिटर्न वाले क्वेश्चन, तो रिटर्न वाले क्वेश्चन में होता ही क्या है
ओपनिंग वो क्लोजिंग की जो आपकी एनएवी होती है, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी जब आप करते हैं, देन आपको जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू मिल जाती है। कैपिटल एप्रिसिएशन में आपको जो डिविडेंड फंड ने दिया है, दूसरा कैपिटल गेन का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको ऐड कर दिए, देन आपकी टोटल रिटर्न निकल के आएगी। टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, देन आपको आपकी जो टोटल रिटर्न है, फंड की जो रिटर्न है ड्यूरिंग द ईयर, वो मिल जाएगी। अब सेकंड पॉइंट में वो हमसे पूछ क्या रहा है, had the distribution be reinvested at an average rate of 8.75 assuming the 200 units were purchased originally, what will be the return। कहने का मतलब क्या है कि आप एज्यूम कीजिए कि आपने जो ये आपका 0.75 और 0.9 का जो डिविडेंड है वो री इन्वेस्ट कर दिया है एट द रेट 8.75 के एनईवी पर री इन्वेस्ट कर दिया है, देन आपसे वो रिटर्न पूछ रहा है। सेम जैसे पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, 0.9 का आपको डिविडेंड प्लस 0.75 का कैपिटल एप्रिसिएशन। ये आपको कितनी यूनिट्स की बात हो रही है, यहाँ पे आपसे बात हो रही है 200 यूनिट्स की, इंटू 200 यूनिट्स, इतना आपको रिटर्न मिला होगा 200 यूनिट्स पे, मतलब 330 का आपको रिटर्न मिला होगा 200 यूनिट्स पे, डिवाइडेड बाय 8.75 पे आप रीइन्वेस्ट कर देंगे उनको, देन आपकी जो एडिशनल यूनिट है वो कितनी आएंगी 37.7 मना आपकी एडिशनल यूनिट्स निकल के आ जाएंगी। आप सिंपली आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा आपका। आपकी ओपनिंग यूनिट्स कितनी 200 इंटू 8.5, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी आपकी 1700 और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी आपकी 200 प्लस आपकी एडिशनल यूनिट 37.71 एडिशनल यूनिट इंटू क्लोजिंग एनएवी कितनी दे रखी है आपको, क्लोजिंग एनएवी बता रखी 9.1 की, माइनस आपकी जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है हमारी 1700, अभी कैलकुलेट करिए जस्ट। ये आपका वो आ गया टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1700 की इंटू 100 जब आप करेंगे, देन आपकी जो रिटर्न निकल के आ जाती है वो आती है 27.24 की। आपकी जो रिटर्न निकल के आएगी 27.24% की आपकी रिटर्न निकल के आ जाएगी। सो होप गाइज यू अंडरस्टैंड। काफ़ी बच्चे कहते हैं मेरे से कि सर आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं, क्वेश्चन का कोई फॉर्मेट नहीं बताते हैं। देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना हमारे हाथ में होता है। सिंपली देखिए हम क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का तरीका है वो हमको आना चाहिए। मैं भी अपने एग्जाम टाइम में क्या करता हूँ, केवल क्वेश्चन का करने का तरीका हमको आना चाहिए। जितने भी हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, अगर आपको उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आता है तो फॉर्मेट वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ऐसे ही जिस हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछते हैं वो विदाउट अगर आप उसको फॉर्मेट को रट के जाएंगे तो कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा जाना है लॉजिकली। लॉजिकली कैसे जाना है कि आपको देखना है कि फंड ने कितना रिटर्न हमको जनरेट किया, कितना हमने उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाया। सीधी बात है, जितना हमको रिटर्न मिला डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंटू 100 करेंगे, हमको रिटर्न मिल जाएगी। अगर वो हमसे रीइन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम कहेंगे कि टोटल रिटर्न हमारी इतनी थी टोटल रिटर्न में से, और आपको जो एनएवी दे रखी होगी उस पर आपने रीइन्वेस्ट किया होगा, रिटर्न डिवाइडेड बाय उस एनएवी से कर देंगे तो आपको एडिशनल यूनिट मिल जाएंगी। अब फिर आप सिंपली कैलकुलेट कर सकें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास है ही, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट क्या होगा ओपनिंग यूनिट्स प्लस एडिशनल यूनिट इनटू क्लोजिंग एनएवी, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपको जो आपकी टोटल रिटर्न है वो मिल जाएगी। टोटल रिटर्न आपको मिल जाएगी, रिटर्न से आप डिवाइडेड बाय कर दीजिए ओपनिंग एनएवी, देन आपको रिटर्न मिल जाएगी व्हेन अगर आपको रीइन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो। सो होप गाइज यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5। एक काम करते हैं, आप केवल सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम देख लेते हैं कि जो हमारे आईसीआई है क्या वो भी इसी टाइप से सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। केवल आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आईसीआई का जो सॉल्यूशन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आईसीआई के हिसाब से आईसीआई ने किया है। देखिए मैंने आईसीआई का भी सॉल्यूशन खोल लिया है, आप इसमें देख सकते हैं जैसे हमने किया था एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन आईसीआई ने किया है। चेंज इन प्राइस हमने भी बताया था, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी करेंगे, देन आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाएगा 0.6, डिविडेंड आपको इतने का मिला है, कैपिटल गेन का मिला है, टोटल रिटर्न आपकी 2.25 की थी, सेम हमने कैलकुलेट करी थी 2.25 की, डिवाइडेड बाय आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, देन आपका जो फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है 26.47, और यही हमने कैलकुलेट किया था, देखिए 26.47। फिर हमारा सेकंड पॉइंट था, उसमें कहा था कि उसने जो आपकी वो है एडिशनल यूनिट्स मतलब डिविडेंड और कैपिटल गेन आपने री इन्वेस्ट कर दिया है। सेम सॉल्यूशन आईसीआई ने किया है। अमाउंट कितना है री इन्वेस्टमेंट का 1.65 इंटू 200 इक्वल टू 330, सेम 330 ही हमने कैलकुलेट किया था। 330 डिवाइडेड बाय 8.75 37.71 एडिशनल यूनिट्स आपकी होंगी।
37.71 एडिशनल यूनिट्स हमने निकाली थी। प्राइस ओपनिंग हमारी वो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट निकाल दी ICI ने 200 इंटू 8.5, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 1700 की आ गई। अब कुछ नहीं करना, केवल रिटर्न निकालनी है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, देन आपकी रिटर्न आ गई 27.24%। और सेम आप देख सकते हैं कि हमने भी 27.24% ही कैलकुलेट करी है। तो इसका मतलब तो आपको यकीन हो गया कि फॉर्मेट इज नॉट कंपल्सरी, द कंपल्सरी थिंग इज दैट you understand the concept and you are able to solve the concept. You are able to understand the concept and also able to solve the question. So आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चंस है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 90% तक जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सेम क्वेश्चन मिलेंगे। वो पूछेगा कि आपसे या तो आपसे रिटर्न कैलकुलेट करवाएगा या आपसे कहेगा कि आपकी जो यूनिट्स है वो आपने एडिशनल यूनिट्स मतलब री इन्वेस्ट कर दिया अपना डिविडेंड, यही सारी चीजें पूछता है वो म्यूचुअल फंड में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टडी म्यूचुअल फंड स्कीम। ओपनिंग वैल्यू आपको दे रखी है, एनुअलाइज रिटर्न आपको दे रखा है इसमें, और डिविडेंड और कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। अब वो आपसे पूछा है कैलकुलेट द मंथ एंड एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। कुछ नहीं, रिवर्स कैलकुलेशन कराना चाहता है हमसे, रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। रिवर्स कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। बेसिकली आपसे रिवर्स कैलकुलेशन कराना चाहता है। 90% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कॉमन सेंस पे बेस्ड है। तो अब देखते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है हमारा, केवल इसमें सिंपली हमको करना कुछ नहीं है, एक रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। अब वो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मंथ एंड एनएवी। मंथ एंड की एनएवी के बारे में हमसे वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमसे, जो हमारी क्लोजिंग एनएवी है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम कहते हैं क्लोजिंग एनएवी लेट्स से इक्वल्स टू एक्स, और क्लोजिंग एनएवी माइनस हम क्या करते हैं ओपनिंग एनएवी। ओपनिंग एनएवी कितनी है 65.78। ऐसे ही तो निकालते हैं हम रिटर्न। ये हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा ये वाला कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को हम क्या नाम देते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन पर यूनिट, पर नेट असेट वैल्यू, पर एनएवी हम बोल सकते हैं इसको। ये वाला कंपोनेंट होगा हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन, प्लस हम क्या करते हैं इसमें अपना जो डिविडेंड और कैपिटल गेन की डिस्ट्रीब्यूशन की इनकम हुई है 0.5 और 0.32, 0.5 प्लस 0.32, इन्हीं को मिला के तो हमारा जो रिटर्न बनता है अब देखते हैं हम डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम इससे डिवाइडेड बाय करते हैं हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 65.78। 65.78 इंटू जब आप 100 करेंगे तो सिंपली आपको रिटर्न निकल के आता है। और इस क्वेश्चन में हमको क्या है रिटर्न दे रखा है, एनुअलाइज रिटर्न है हमारा 15% का। एनुअलाइज रिटर्न आपको 15% का दे रखा है। तो सिंपली रिवर्स कैलकुलेशन है, सॉल्व कर सकते हैं हम। x माइनस 65.78 इसको ब्रैकेट में रखेंगे प्लस 0.82 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 65.78 सॉल्व कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 65.78 0.15 इंटू 65.78 माइनस 0.82 प्लस 65.78। तो हमारी जो क्लोजिंग एनएवी है वो कितनी निकल के आती है, एक सेकंड, शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी इसमें। ओहो गाइस देखिए ये मिस्टेक आप लोग भी करेंगे। इसमें आपको दे रखा है मंथ की बिगिनिंग की एनएवी, और ये आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है
पर यूनिट का, ये भी आपको मंथली का दे रखा है, और ये आपको जो रिटर्न दे रखी है वो पर एनम की रिटर्न दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है मंथ एंड की एनएवी। ओ गाइस, ये आपसे पूछ रहा है मंथ एंड की एनएवी, और हमने जो रिटर्न लिया है वो लिया है पर एनम वाला रिटर्न। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस रिटर्न को पर एनम वाली रिटर्न को मंथली रिटर्न बनाना पड़ेगा, मतलब डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, इंटू 1/12 भी करना पड़ेगा हमको। सो कैलकुलेट करते हैं हम, 0.15 इंटू 65.78 डिवाइडेड बाय 12 प्लस माइनस है 0.82 प्लस 65.78। तो आपकी जो क्लोजिंग एनएवी है वो कितनी निकल के आती है, क्लोजिंग एनएवी आपकी निकल के आएगी 65.78225। देन आपकी क्लोजिंग एनएवी निकल के आती है। उसने हमसे पूछा था व्हाट इज विल बी और क्लोजिंग एनएवी, हमने बता दिया क्लोजिंग एनएवी होगी आपकी 65.78। क्लोजिंग एनएवी हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है आपसे मंथ एंड की क्लोजिंग एनएवी पूछ रहा है, ठीक है। मंथ एंड की क्लोजिंग एनएवी आपसे पूछ रहा है, तो मंथ एंड की आपको निकाल के आनी है, पर एनम वाली डेटा आपको नहीं लेनी है। अब वो आपसे पूछा प्रोवाइड अ ब्रीफ कमेंट ऑन द मंथ एंड एनएवी। अब आपसे वो पूछ रहा है कि इस पर कमेंट कीजिए मंथ एंड की एनएवी पे, और इसमें इधर एक पॉइंट और नोटिस कीजिए, इसमें लिखा है आपको लिमिट योर आंसर टू 2 डेसिमल, 2 डेसिमल तक ही हमको अपना आंसर मेंशन करना है इनको। देन इसको राउंड ऑफ आपको करना पड़ेगा 65.78 अप्रॉक्स आपको लिख देना है। तो हमारी जो क्लोजिंग एनएवी है 65.78। अब वो आपसे कमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो ओपनिंग एनएवी थी वो भी 65.78 थी, क्लोजिंग एनएवी भी 65.78 है। तो कमेंट में आपको केवल लिखना है देयर इज नो चेंज इन द एनएवी। वैसे तो रियलिटी में चेंज हुआ है, लेकिन इसने जो एक ये लाइन लिख दी ना, लिमिट योर आंसर टू द 2 डेसिमल, 2 डेसिमल तक आपको अपना आंसर लिमिट करना है, तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि 2 डेसिमल तक लिमिट करने के बाद जो हमारा आंसर आता है 65.78 आता है। और हम देख रहे हैं कि हमारी ओपनिंग एनएवी इज इक्वल टू द क्लोजिंग एनएवी, देयरफॉर वी कैन से दैट देयर विल बी नो चेंज इन ओपनिंग एनएवी एंड क्लोजिंग एनएवी एज वेल। सो होप गाइज यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन 6। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की अपन लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट करते हैं। 7 सेज एक कोई तो म्यूचुअल फंड है, सिंड्रेला म्यूचुअल फंड, फॉलोइंग असेट आपको दे रखी हैं। कोई तो म्यूचुअल फंड है जिसके आपको असेट्स के बारे में जानकारी दे रखी है, ये उसके असेट्स है, उसने जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है। उसने फॉलोइंग असेट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स उस फंड की आपको दे रखे हैं 10 लाख यूनिट्स हैं, और आपको बता रखा है जो फंड है आपका उसमें एक्रूड एक्सपेंस इतना है और अदर लाइबिलिटीज इतना है, और आपसे पूछा है कि एनएवी कैलकुलेट कीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फॉलोइंग हमारी असेट्स उसको दे रखी हैं, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनएवी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एनएवी कैलकुलेट करने है। एनएवी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेसिक सा फॉर्मूला होता है हमारा असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, असेट माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय आपकी जितनी भी टोटल यूनिट्स हैं। ये हमारा नेट असेट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। सो कैलकुलेट करते हैं, हमारी सबसे पहले असेट्स को कैलकुलेट करते हैं। असेट्स क्या है म्यूचुअल फंड की, असेट्स उसमें दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं और मार्केट प्राइस दे रखा है। तो असेट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस आप कर देंगे, देन आपको इनकी वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहीं पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, 25,000 इंटू 20, 5 लाख, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 5 लाख, 35,000 इंटू 300, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 105 लाख, 105 लाख
29,000 into 380, 29,000 into 380, 110.2 lakh, 40,000 into 500, ये हो गई आपकी 200 lakhs। देन टोटल असेट आपकी कितनी आई, सबको ऐड कर लेंगे। 5 लाख प्लस 105 प्लस 110.2 प्लस 200 लैक्स। देन आपकी जो असेट्स आती हैं इन लैक्स वो कितनी आती हैं, 420.2 लैक्स हमारी असेट है, इन लैक्स है। लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है आपको, लाइबिलिटीज के बारे में जानकारी दे रखी है। एक तो आपका एक्रूड एक्सपेंस है, एक अदर लाइबिलिटीज है। देन 4.5 की आपकी लाइबिलिटीज है। आपकी टोटल जो यूनिट्स हैं वो कितनी दे रखी है, 10 लैक्स आपको यूनिट्स दे रखी है क्वेश्चन में। यू कैन ईजिली कैलकुलेट एनईवी, एनईवी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। -4.5 डिवाइडेड बाई 10, 41.57 की आपकी एनईवी निकल के आती है। 41.57 की आपकी एनईवी निकल के आती है। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8 क्या कह रहा है हमसे, 8 कह रहा है एक म्यूचुअल फंड कंपनी है हमारी, म्यूचुअल फंड कंपनी, उसकी फॉलोइंग आपको असेट्स के बारे में सेम क्वेश्चन है। असेट के बारे में देखकर कैलकुलेट द एनईवी, सेम आपसे एनईवी कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है वो। एनईवी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस जब आप करेंगे देन आपको एनईवी मिल जाएगी 1 फरवरी की। यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, नोटबुक में क्या ही ले जाएं इसको। 20,000 इंटू 20, ये हो गया आपका 4 लैक्स, ये हो गया आपका 4 लाख, 30,000 इंटू 312.4, ये हो गया आपका 93.72 लाख। 20,000 इंटू 361.2, 20,000 इंटू 361.2, ये हो गया 72.24 लाख। 60,000 इंटू 505.1, ये हो गया आपका 303.06। देन यू कैन कैलकुलेट इजीली 4 प्लस 93.72 प्लस 72.24 प्लस 303.06, आपकी जो टोटल असेट की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 473.02। और आपको यूनिट्स कितनी रखें, 6 लैक्स आपको यूनिट्स दे रखें। यू कैन इजीली कैलकुलेट एनईवी डिवाइडेड बाय 678.833 आपकी जो एनईवी निकल के आती है, 836 आपकी एनईवी निकल के आती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमसे following information is given assuming Mr. A submits a check of 30 lakhs to mutual fund and the fund manager of the company purchases the 8,000 shares, 8,000 shares उसने परचेज किए हैं of M Limited and the balance is amount held in the bank, then what will be the position of the fund। अब वो आपसे कह रहा है कि सपोज एक कोई बंदा है उसने 30 लैक्स का एक चेक दिया है म्यूचुअल फंड कंपनी को, और म्यूचुअल फंड कंपनी ने उससे क्या कहे 8,000 तो शेयर खरीद रहे हैं एम लिमिटेड में, और बाकी जो बैलेंस है उसके पास कैश में रखा हुआ है। अब वो आपसे पूछा व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फंड, मतलब न्यू एनईवी क्या होगी उस केस में। निकाल लेते हैं, नोटबुक में आ जाते हैं, अपनी नोटबुक में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, वो हमसे पूछ रहा है कि 30 लैक्स अगर उसने चेक दे दिया है हमको। पार्ट 2 हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अगर 30 लैक्स का वो हमको चेक देता है तो हमारी जो पोजीशन है वो क्या क्या होगी। एल लिमिटेड के हमारे पास शेयर है LMNP, तो एल लिमिटेड, एम लिमिटेड और एन लिमिटेड और पी लिमिटेड, ये 3 कंपनीज के हमारे पास शेयर हैं। कितने हैं, 20,000, 30,000, 20,000,
30,000, 20,000 और 60,000। अब इसमें से वो कह रहा है उसने 30 लैक्स का जो हमको चेक दिया है उसमें से हमने क्या किया है 8 लैक्स के शेयर 8,000 शेयर खरीद लिए एम लिमिटेड में, मतलब जो हमारे न्यू शेयर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 38,000। आपको एनएवी दे रखी थी, इनकी एनएवी कितनी दे रखी है 2312.4, 361.2, 505.1। सिंपली आपको जो सबसे पहले आप टोटल असेट इसकी कैलकुलेट करेंगे। टोटल असेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 1 हो गया, ये आपका 2 है, 1 इंटू 2 आप कैलकुलेट करेंगे, देन आपको असेट्स की वैल्यू मिलेगी, प्लस इसमें हमारे पास कैश भी होगा। कैश कैसे होगा सर, उसने हमको चेक दिया था ए लिमिटेड ने, मिस्टर ए ने हमको 30 लाख का चेक दिया था, जिसमें से हमने क्या किया 8,000 शेयर खरीदे एम लिमिटेड में, जिसकी वैल्यू थी 312.4। तो सर कुछ बैलेंस भी तो बचा होगा आपके पास कैश में, बिल्कुल बचा होगा, तो वो जो बैलेंस बचा है कैश में वो हमारा आएगा। तो इससे हमको मिल जाएगी हमारी टोटल असेट्स की वैल्यू। टोटल असेट्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी डिवाइडेड बाय आप करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, फंड्स की यूनिट्स कितनी है, इक्वल में आ जाएगी आपकी क्लोजिंग एनएवी। तो सॉल्व कर लेते हैं। 20,000 इंटू 20 पहले किया हुआ है, 4 लैक्स आएगा। 38,000 इंटू 312.4 ये कितना आएगा हमारा 1,18,71,200, 1,18,71,200। ये पहले किया हुआ है। 20,000 इंटू 361.2 72,24,000 ये आएगा हमारा 3,03,06,000। सिंपली मल्टीप्लाई किया है हमने। बाकी जो बैलेंस कैश में कितना बचा होगा हमारे पास 8,000 इंटू 312.4 माइनस 30 लैक्स हमने उससे लिया था चेक, 5,08,000 का हमारे पास कैश होगा। टोटल असेट्स की वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे। 4 लैक्स प्लस 1,18,71,200 प्लस 72,24,000 प्लस 3,06,000 प्लस 5,00,800 का हमारे पास कैश है। तो हमारी जो टोटल वैल्यू आती है वो कितनी आती है, टोटल एसेट्स की वैल्यू 5,03,02,000, 5,03,02,000 की हमारी असेट्स की वैल्यू आ गई। अब बात आती है नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, इसी पॉइंट में हमारा कैच है। नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी कितनी होंगी, तो आप देखिए जब मिस्टर ए ने हमको चेक दिया था कितने का 30 लैक्स का हमको चेक दिया है, तो उस 30 लैक्स के चेक से हमने मिस्टर ए को कुछ ना कुछ यूनिट्स भी तो दी होंगी। तो यूनिट्स मिस्टर ए को कितनी दी होंगी, हमने कितनी यूनिट्स दी होंगी, तो मिस्टर ए को आप जो यूनिट्स देंगे सर वो कितनी देंगे, आपकी जो क्लोजिंग एनएवी आपने पॉइंट नंबर 1 में निकाली थी 78.8367। तो आप जो इसके बाद जो भी कोई नया बंदा आएगा, जो भी कोई आपको चेक देगा, जो भी म्यूचुअल फंड में यूनिट्स खरीदना चाहेगा, तो आप इसी एनएवी पे तो देंगे, क्योंकि जो फंड की हमने निकाला था अभी इमीडिएटली बिफोर 30 लैक्स हमारी जो एनएवी थी 78.837 थी, तो इसी एनएवी पे तो आप इसको 30 लैक्स जो यूनिट्स है वो देंगे। तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स हम इजीली निकाल सकते हैं 78.8367। जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स निकल के आ जाएंगी 30 लैक्स डिवाइडेड बाय 78.8367। इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमको एडिशनल इशू करनी पड़ेंगी। कितनी है 38,053। इतनी एडिशनल यूनिट्स हैं जो हमारी इशू होंगी, इशू टू मिस्टर ए। देन हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होंगी 6 लैक्स तो हमारी ओपनिंग थी, प्लस 38,053 हमने मिस्टर ए को इशू करी होंगी, तो टोटल यूनिट्स होंगी 6,38,053। यू कैन अब कैलकुलेट कर सकते हो आप 5,03,02,000 डिवाइडेड बाय 6,38,053, 78.883। वो बेसिकली जो एनएवी है वो तो क्लोजिंग एनएवी तो सेम ही आएगी, क्योंकि हमने जो यूनिट्स इशू किए हैं उसको वो उसी एनएवी पे तो इशू किए हैं
78.8367 हमारी क्लोजिंग एनएवी सेम ही आएगी। तो इसमें जो पॉइंट था कैश था वो था हमारा टोटल यूनिट्स को निकालने का। टोटल यूनिट आप कैसे निकालेंगे? टोटल यूनिट्स आप निकालेंगे जो उसने हमको फंड दिया है डिवाइडेड बाय जो हमारी एनएवी चल रही है उस डेट पे। उस डेट पे जो हमारी एनएवी है उस एनएवी पे हम उसको यूनिट्स इशू कर देंगे। एडिशनल यूनिट कितनी आई हमारी केस में? 38,053 आई। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द न्यू एनएवी ऑफ द फंड एज ऑन 2 फरवरी 2012। अब वो हमसे कह रहा है 2 फरवरी 2012 को, इसी क्वेश्चन को 2 फरवरी 2012 की एनएवी के साथ सॉल्व करके बताइए आप हमको। तो कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 फरवरी 2012, 2 फरवरी को 2012 को हमारी एनएवी क्या होगी? देखिए मैं तो इसको ही कॉपी कर रहा हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। इसमें बाकी जो नेसेसरी चेंजेस होंगे उसको कर लेंगे। या एक काम करते हैं, दोबारा नए तरीके से ही सॉल्व करते हैं। नए तरीके से ही सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास सिक्योरिटी कौन कौन सी थी? एल लिमिटेड, एम लिमिटेड, एन लिमिटेड और पी लिमिटेड। 4 हमारे पास सिक्योरिटी थी, बचा कुछ हमारे पास कैश था। इनमें हमारे पास कितने कितने शेयर्स थे? 20,000 इसके शेयर्स थे, 38,000 हमारे पास इसके शेयर्स थे, 20,000 इसके थे, 60,000 इसके थे। और जो हमारे पास कैश था वो कितना था? 500,800 का हमारे पास कैश था। तो कैश को तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 500,800 का कैश था। इसकी एनएवी लेंगे, इसकी सॉरी इसकी जो वैल्यू है 2 फेब पे शेयर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? कितनी कितनी देखिए 20.5 क्वेश्चन में देखिए 20.5, 360, 383.10, 360, 383.1 और 503.9। सिंपली कुछ नहीं करना, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो आपकी जो एसेट्स होंगी वो क्या होंगी 2 फरवरी पे? ए इंटू बी। आप इजीली कैलकुलेट कीजिए अपने, मैं तो अपने कैलसी में कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि जो आईपैड वाला ये कैलसी है ना, ये मेरे पे चलता नहीं है। असल में क्या है कि ये कई बार एक तो रॉन्ग सोल्यूशन दे देता है, दूसरा इसमें दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि मेमोरी प्लस का जो ऑप्शन है वो शो नहीं होता। मेमोरी प्लस के बगैर अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी मेरे को परेशानी होती है। तो कोई बात नहीं, मैं अपना जो मैनुअल कैलकुलेटर है उसमें ही सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। 20,000 इंटू 20.5 करेंगे आप, देन आपका जो आंसर निकल गया था 4,10,000। 38,000 इंटू 360 जब आप करेंगे, 360 करेंगे देन आपका निकल के आएगा 1,36,80,000। 20,000 इंटू 383.1। आप अपनी कैलसी से सॉल्व कीजिए इनको। 76,62,000, 60,000 इंटू 503.9, ये आएगा आपका 3,02,34,000। सबको ऐड कर दीजिए। देन आपकी जो टोटल असेट्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5,24,86,800 आपकी वैल्यू आएगी। और हमारे पास जो यूनिट हमने इशू कर रखी थी वो कितनी थी? 6 लाख यूनिट्स तो हमारी एक थी, और 38,053 यूनिट्स हमने बाद में इशू करी थी। देन आपकी टोटल यूनिट्स कितनी? 6,38,053। आपकी जो क्लोजिंग एनएवी है वो कितनी आएगी? 5,24,86,800 डिवाइडेड बाय 6,38,053। क्लोजिंग एनएवी आपकी निकल के आ जाएगी 82.26 की। आपकी क्लोजिंग एनएवी निकल के आ जाएगी 82.26 पर यूनिट की। तो इस हिसाब से हमारा पॉइंट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो 2 मिनट लीजिए आप, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, देन आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।
सो बढ़ते हैं चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, 9 हमसे कह रहा है कि कोई तो एक म्यूचुअल फंड है, उसके बारे में डाटा दे रखा है आपको, इसकी फॉलोइंग इतनी असेट्स में उसने इन्वेस्ट कर रखा है, इतने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दे रखी है। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि फंड की एनएवी बताइए। एनएवी आपको कैलकुलेट करके बतानी है। एनएवी कैसे कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस जब आप करेंगे देन आपको एनएवी आ जाएगा, एनएवी का आंसर आ जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, जो आईसीआई का सॉल्यूशन है हम डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत चिंदी चिंदी क्वेश्चन है ये बेसिकली। इनके लिए मेरे को सॉल्यूशन कराना एक तरीके से वो लगता है कि क्या क्वेश्चन दे रखे हैं आईसीआई ने, पूछेगा तो जब भी नहीं एग्जाम में। सो देखिए एनएवी ऑफ द आपसे फंड पूछा है तो हमको क्या करना है, शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस जब आप करेंगे देन आपको टोटल एसेट की इनकी वैल्यू पता चल जाएगी, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 8 लाख से डिवाइड कर दें देन आपको एनएवी मिल जाएगी ऑफ द फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2009 की। सो एक बार देख लेते हैं आईसीआई का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए आईसीआई ने भी ऐसे ही किया है अपना, इन्होंने ग्रॉस फॉर्म में दे रखा है, कोई बात नहीं मैं आपको चलो वैसे ही दिखा देता हूँ अपने वहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आइए। सभी अपने कैलसी में 10,000 इंटू 19.7 इक्वल टू मेमोरी प्लस 50,000 इंटू 482.6 इक्वल मेमोरी प्लस 10,000 इंटू 264.4 इक्वल मेमोरी प्लस 1 लाख इंटू 674.9 इक्वल मेमोरी प्लस 30,000 इंटू 25.9 इक्वल मेमोरी प्लस। देन आपकी जो मेमोरी प्लस में मेमोरी देन आप मेमोरी रिकॉल का जो बटन होता है कैलसी में वो प्रेस कीजिए, आपको जो टोटल एसेट की वैल्यू आ जाएगी 9,52,38,000 आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल एसेट्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय 8 लाख जब आप करेंगे देन आपको जो एनएबी है और फंड की वो कितनी आ जाएगी 119.0475 आ जाएगी। आंसर मैच कर लेते हैं आईसीआई के सॉल्यूशन से। आईसीआई ने क्या किया है 119.475, सेम आईसीआई ने क्या किया है 9,52,38,000 आपकी टोटल एसेट निकाली, एनएवी इसको दे रखी थी 8 लाख की, देन आपने एनएवी ऑफ द फंड कैलकुलेट कर ली। सो देखते हैं फिर अब आगे। देखिए अब वो आपसे पूछा है पॉइंट नंबर 2 में, एज्यूमिंग डेट ऑन 1 अप्रैल 2009 50 लाख का वही सेम क्वेश्चन है। 50 लाख का आपको एक चेक मिला जिसमें से आपने 18,000 शेयर्स खरीद ली सी लिमिटेड में, बैलेंस आपके पास कैश में है। अब आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, आईसीआई का ही सॉल्यूशन दिखा देता हूं आपको। देखिए रिवाइज पोजीशन क्या होगी हमारी, एक तो हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कितने बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इन सी लिमिटेड में 18,000 शेयर्स हमारे बढ़ जाएंगे, मतलब ए लिमिटेड में जो हमारे शेयर्स होंगे वो 10,000 ही रहेंगे। देखिए सॉल्यूशन में 10,000 ही इसमें शेयर्स दे रखे हैं आपको, 10,000 50,000 28,000 और इसमें 10 की जगह आपने उसमें बताया था ना क्वेश्चन में कि 18,000 शेयर्स आपके और इन्वेस्ट हो गए। एक सेकंड, सो वेरी सॉरी गाइज, हमारी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी और मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। सो हमारी स्क्रीन फ्रीज हुई थी क्वेश्चन नंबर 8 से, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 को दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। आपसे इसमें पूछा था आपको नेट एसेट वैल्यू निकालनी, तो नेट एसेट वैल्यू तो हमने निकाल ही ली थी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस जब आप करेंगे देन आपको टोटल एसेट की वैल्यू मिल जाएगी, टोटल एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जब आप करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स बेसिकली आप करेंगे देन आपको नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगी ऑफ फंड की। अब उसने कहा था एक 30 लाख का चेक हमको किसी मिस्टर ए ने दिया है, उससे हमने क्या किया 8,000 शेयर्स एम लिमिटेड में खरीदे, तो एम लिमिटेड में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 38,000 हो जाएंगे।
और बाकी जो हमारी एनएवी है वो एज इट इज तो वो तो रहेगी। और दूसरा हमसे कहा था उसने कि 30 लाख का जो हमको चेक दिया है और उससे हमने 8000 शेयर्स कर दिए, तो बाकी जो बैलेंस बचा हुआ, कुछ बैलेंस भी तो बचा हुआ हमारे पास कैश में, तो हम उस बैलेंस को भी लिखेंगे। तो हमारे पास जो असेट्स होंगी वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, ये तो हमारे पास ये तो हमारे पास असेट्स की वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस में हमारे पास जो कुछ कैश बचा होगा, जो 30 लाख में से जो बैलेंस कैश है उसको भी हम लिख लेंगे। देन हमारे पास टोटल असेट्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। टोटल असेट, अब बात आती है कि आपने टोटल असेट्स की वैल्यू तो निकाल ली, बट सर टोटल असेट के बाद आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है। नंबर ऑफ यूनिट्स में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ यूनिट 6 लाख तो थी, बट आपने जो मिस्टर ए को 30 लाख रुपीज उससे चेक रिसीव किया, तो जो मिस्टर ए है 30 लाख के बदले कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगा कि आप मुझको कुछ प्रूफ दीजिए कि मेरी ओनरशिप है इस फंड में। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, उस ओनरशिप को प्रूफ करने के लिए उसको भी यूनिट इशू कर देगा। लेकिन अब बात आती है सर कौन से प्राइस पर वो यूनिट इशू करेगा, 30 लाख की कितनी यूनिट इशू करेगा, कौन से प्राइस पर करेगा। तो हम देखेंगे कि जो 30 लाख है उसके इमीडिएटली बिफोर जो एनएवी थी, मतलब इमीडिएटली बिफोर एनएवी क्या थी, इमीडिएटली बिफोर एनएवी थी हमारी, हमने अभी कैलकुलेट करी 78.8367, ये हमारी इमीडिएटली बिफोर एनएवी थी। तो इसी एनएवी पे वो 30 लाख की यूनिट इशू कर देगा, उसको 30 लाख डिवाइडेड बाय 78.837 की यूनिट्स इशू कर देगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन आपको 38.053 यूनिट्स मिल जाएंगी। तो 38,053 यूनिट्स आपको इशू कर दी जाएंगी। म्यूचुअल फंड है जो मिस्टर ए को इशू कर देगा। देन हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो जाएंगी, 6,38,053। देन आपकी क्लोजिंग एनएवी कितनी हो जाएगी, 5,03,02,000 डिवाइडेड बाई 6,38,053। देन आपकी जो क्लोजिंग एनएवी है वो निकल के आ जाएगी 78.8367। बेसिकली जो क्लोजिंग एनएवी है वो आपकी सेम रहेगी जिस एनएवी पे आपकी यूनिट इशू करी है, क्योंकि आपको जो 30 लाख की जो बदले में जो यूनिट इशू करी है वो सेम नेट असेट वैल्यू पे इशू करी गई है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपली आपको जो लॉजिक है वो क्या कहता है कि 30 लाख की जो यूनिट इशू करी गई होंगी वो कौन सी एनएवी पे करी होंगी, जस्ट इमीडिएटली बिफोर एनएवी पे। जो 30 लाख रुपए आपने रिसीव करे उससे पहले की जो एनएवी है उसी पे आपको यूनिट इशू करी गई है। तो 38,053 आपको यूनिट इशू करी गई है। फिर अगले पॉइंट में क्या कह रहा है वो, थर्ड पॉइंट में वो हमसे कह रहा है फाइंड द न्यू एनएवी ऑफ द फंड एज ऑन 2 फरवरी 2012। अब वो 2 फरवरी 2012 को इसी पोर्टफोलियो की आपसे जो नई असेट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने की कह रहा है। तो कर लेंगे। 2 फरवरी को क्या है हमारे पास जो असेट है वो हमने लिख ली 20,000, 38,000, 20,000 और 60,000, ये हमारे पास शेयर्स हैं। उनकी जो मार्केट वैल्यू हमको दे रखी थी 2 फरवरी की, क्वेश्चन में ही गिवन है, ये हमने मेंशन कर ली, ये हमने लिख ली अपनी, मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद हमको टोटल असेट्स की वैल्यू मिल गई। टोटल असेट्स की वैल्यू मिलने के बाद जो हमारे पास कैश था वो हमने लिख लिया, तो हमारे पास टोटल असेट्स की वैल्यू मिल गई 5,24,86,800 डिवाइडेड बाय आप कर देंगे जो आपके पास यूनिट्स हैं 6,38,053 यूनिट्स है। देन आपकी क्लोजिंग एनएवी निकल के आ गई 82.26। होप गाइज यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 8। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है वो सेम है, एज इट इज सेम है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, तो इसको हम बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। एनएवी ऑफ द फंड आपसे पूछा है, कोई तो एक म्यूचुअल फंड के बारे में डाटा दे रखा है, इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द एनएवी ऑफ द फंड। सो एनएवी ऑफ द फंड की बात करते हैं। बेसिकली मैं आईसीआई का ही सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें वो हमसे कह रहा है कि एनएवी ऑफ द फंड आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो एनएवी ऑफ द फंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनएवी ऑफ द फंड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस आप कर दीजिए जैसे हम पहले करते थे। देन आपको आपकी एक असेट वैल्यू मिलेगी, एक असेट की वैल्यू मिलेगी जो कि हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करके बताइए 9,52,38,000। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन इनको ऐड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 9,52,38,000 आ जाएगी। नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए देन आपको एनवी मिल जाएगी 119.05 की आपकी क्लोजिंग एनवी मिल जाएगी। पार्ट 2 में वो हमसे पूछ रहा है एज्यूमिंग दैट मिस्टर एक्स कोई एक बंदा है, उसने 50 लाख का आपको चेक इशू किया है, 50 लाख का आपको चेक दिया है।
अब 50 लाख का जो आपको चेक दिया है और फंड मैनेजर ने इमीडिएटली उससे 18,000 यूनिट्स परचेज कर लिए सी लिमिटेड की, और बैलेंस हेल्ड इन द कैश, बैलेंस हेल्ड इन द बैंक, मतलब क्या है कि आपको जो 50 लाख का चेक भेजा है उसमें से आपने 18,000 यूनिट सी की खरीदी है, बाकी कुछ तो बैलेंस आपके पास कैश में होगा। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं 50 लैक्स माइनस 18,000 यूनिट्स, कौन से रेट पर खरीदी होंगी उसने, 18,000 यूनिट खरीदी होंगी आपके 264, मैं दोबारा लिखता हूँ सेकंड, 50 लैक्स माइनस 18,000 यूनिट्स उसने जो खरीदी होंगी वो खरीदी होंगी आपकी 264.4 पे खरीदी होंगी। तो आपका जो कैश बैलेंस है वो निकल के आ जाएगा। कैश बैलेंस कितना निकल के आ जाएगा, सभी सॉल्व कीजिए अपनी बुक, सभी कैंसिल में सॉल्व कीजिए। 18,000 इंटू 264.4 माइनस 50 लैक्स जब आप करेंगे देन आपका कैश बैलेंस निकल के आएगा 2,40,800। सेम हमारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन में दे रखा है 2,40,800 का हमारा कैश बैलेंस आ गया। आपको अब कुछ नहीं करना, केवल रिवाइज्ड एनएवी आपको बतानी है इनको। नंबर ऑफ शेयर हमने लिख लिए, रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स लिख लिए, पहले हमारे 10,000 शेयर्स थे प्लस 18,000 हमने बाद में खरीदे, टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया 28,000, इंटू कर दीजिए प्राइस से। देन आपको प्राइस से इंटू करने के बाद आपको जो इनकी मार्केट वैल्यू है वो पता चल जाएगी। कैश की मार्केट वैल्यू आपने निकाली 2,40,800, देन आपको टोटल असेट की वैल्यू पता चल जाएगी 10 करोड़ 2,38,000। अब बात आती है जो 50 लैक्स आपको रिसीव हुए, 50 लैक्स आपको रिसीव हुए, तो इस पे आपने कुछ यूनिट्स भी तो इशू करी होंगी, उसको मिस्टर एक्स यूनिट भी तो इशू करी होंगी। कितनी यूनिट्स इशू करी होंगी, 50 लैक्स डिवाइडेड बाय आपकी जो एनएवी है 119.05 पे आपने उसको यूनिट इशू करी होंगी। तो कैलकुलेट कर लीजिए 50 लैक्स के बदले आपने कितनी यूनिट इशू करी होंगी, 50 लैक्स डिवाइडेड बाय 119.05, देन आपने उसको यूनिट इशू करी होंगी 42,000 आपने यूनिट इसको इशू करी होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी कितनी हो गई, 8 लैक्स प्लस 40,000, मतलब 8,42,000 आपकी यूनिट्स हो गई। सेम आपको सॉल्यूशन में भी दे रखा है 8,42,000। अब बात आता है तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में क्या किया है उसमें, तीसरे पॉइंट में पूछा है कि सेम जो आपका पोर्टफोलियो है, सेम जो आपकी पोर्टफोलियो है, इसी में अगर आपको बताना है 2 अप्रैल को एनएवी क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, केवल जो हमारा नया मार्केट प्राइस, रिवाइज मार्केट प्राइस है उसको मेंशन कर लेंगे हम, उसको मेंशन कर लेंगे। रिवाइज जो हमारा प्राइस है वो कितना है हमारा 20.30 हमको ए का दे रखा है, ए लिमिटेड का, बी लिमिटेड का इतना दे रखा है 513.7, 290.8, 67.9, 44.2। और कैश तो कैश के हमेशा याद रखना, कैश की जो फेस वैल्यू रहती है वही उसकी मार्केट वैल्यू रहती है, कैश में कोई भी चेंज नहीं आता। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 2 में कैश आया था 2,40,800 का, वही पॉइंट नंबर सी में आएगा हमारा। तो टोटल असेट की वैल्यू हमारी इस हिसाब से आएगी 10,27,87,200 की। तो डिवाइडेड बाय आपकी जो टोटल यूनिट्स कितनी है हमने निकाली थी 8,42,000, डिवाइडेड बाय 8,42,000 करेंगे आप, देन आपको जो आपकी नेट असेट वैल्यू आ जाएगी एज ऑन 2 अप्रैल 2009 वो निकल के आ जाएगी 112.075। ये मैंने इसलिए आपको इतना फास्ट डिस्क्राइब करा दिया क्योंकि ये एज इट इज सेम है विद द क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। तो एक बार आप इसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन भी देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो होप गाइस यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, कोई तो एक मिस्टर सिन्हा है जिसने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड स्कीम में जिसकी डिटेल हमको दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव यील्ड पर एनम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ईच ऑफ द 3 इन्वेस्टमेंट। फिर से कोई चिन्ह क्वेश्चन, उसने हमसे क्या पूछा है, इफेक्टिव यील्ड आप हमको बताइए। इफेक्टिव यील्ड कैसे निकालते हैं हम, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी प्लस में कोई भी हमको डिविडेंड मिला है या फिर हमको कैपिटल गेन का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं ओपनिंग एनएवी इंटू 100 कर देते हैं, देन आपका क्या आ जाता है इंटू 100 ऊपर करते हैं, देन आपका क्या निकल के आ जाता है, रिटर्न निकल के आ जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 को भी इधर ही देख लेते हैं हम। देखिए आपकी जो क्लोजिंग एनएवी है, इन्होंने तो काफ़ी एक तरीके से आईसीआई पे क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं आते, वो तो चीज़ों को काफ़ी लेंदी बना दे। देखना किस हिसाब से सॉल्व किया है उसने, कुछ समझ में आ रहा है इससे, और जो हम समझना चाहेंगे तो काफ़ी सिंपल तरीके से इसी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। सो देखते हैं।
इसको एक काम करते हैं, नोटबुक में ही ले लेते हैं, नोटबुक में सॉल्व कराता हूँ मैं आपको। क्या करूँ, ये आईसीआई ने अच्छे तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर रखे हैं सॉल्यूशन अपनी मॉड्यूल में। तो कायदे से सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन जो आईसीआई के मेट में दे रखे हैं ना, काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू द क्वेश्चंस डेट कम इन द एग्जाम। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। एक सेकंड रुकिए जरा, मेरा लैपटॉप की जो बैटरी है वो डाउन हो रही है, मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। सो ठीक है गाइस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे इफेक्टिव यील्ड पर एनम बेसिस पे पूछा है। सो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम। स्कीम नंबर एक्स का कैलकुलेट करते हैं। एक्स में आपका क्या रिटर्न है, क्लोजिंग एनएवी कितना दे रखा है आपको, 10.4 का क्लोजिंग दे रखा है, माइनस में आपको ओपनिंग एनएवी कितना दे रखा है, 10.5 का। ये तो हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जो भी हो सकता है वो आ गया। इनटू करेंगे आप, कितनी यूनिट्स हैं आपकी, यूनिट कितनी है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको टेबल फॉर्मेट में सॉल्व कराता हूँ मैं आपको, क्योंकि टेबल फॉर्मेट में करना आपके लिए काफ़ी सिंपल होगा इसको। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट्स इशूड, एक्स वाई और जेड स्कीम में यूनिट कितनी आपको इशू करी गई होंगी। इसमें आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं, इसमें आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, इसमें आपने 50,000 इन्वेस्ट किया है। और एनएवी ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी, 10.5, 10 और 10, 10.5, 10 और 10, मतलब इसमें आपकी हुई 10,000 यूनिट्स, इसमें 5,000 यूनिट्स, और इसमें हो गई आपकी 5 लाख डिवाइडेड बाई 10.5 कीजिए, सभी कैलसी में कीजिए अपने, देन हमको आंसर मिलता है 47,619 का। ठीक है, इतनी यूनिट्स हमको इशू की गई हुई है, उसमें फंड ने इतनी यूनिट्स हमको इशू करी है। अब बात करते हैं हम, हमको कितना हमारा यील्ड है। सबसे पहले हम निकालते हैं रिटर्न के लिए हम अपना, जो हमको कैपिटल एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज इन एनएवी, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी, ये हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन इससे निकलेगा। 10.4 माइनस 10.5 पे हमने इन्वेस्ट की थी, डिवाइडेड बाय 10.5 इंटू इसमें आप कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपको इशू करी गई है। नंबर ऑफ यूनिट्स हमको कितनी मिली है, 47,619। कैलकुलेट कीजिए, -1 डिवाइडेड बाय 10.5, एक सेकंड रुकिए, हम अभी ना इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन की परसेंटेज नहीं निकालते, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 10.4 माइनस 10.5 इंटू नंबर ऑफ यूनिट जब आप करेंगे, देन आपको कितना लॉस हुआ है, कैपिटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ है आपका 0.147619, देन आपको जो कैपिटल डेप्रिशिएट हुई है एक्स के केस में हुई है 4762 की, इतना आपको लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ कैपिटल, बिकॉज ऑफ क्लोजिंग एनएवी। स्कीम वाई में कितना लॉस हुआ है आपको, स्कीम वाई में फ़ायदा हुआ 10.1 माइनस 10 इंटू आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी इसमें 10,000, यानी कि 1,000 का आपको उसमें बेनिफिट हुआ है। जेड में कितना बेनिफिट हुआ है आपको, जेड में नुकसान हुआ है, क्लोजिंग एनएवी कम है ओपनिंग से, इंटू 5,000, इसमें आपको नुकसान कितना हुआ है, इसमें नुकसान हुआ है आपको 1,000 का। कैपिटल एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास। डिविडेंड हमको दे रखा है, डिविडेंड कितना दिया है फंड ने हमको,
9500, 1500 और इसमें है नील। देन आपको टोटल जो रिटर्न है वो मिल जाएगी। टोटल रिटर्न कितनी होगी, इसको हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। ए प्लस बी आपकी टोटल रिटर्न हो जाएगी। कितनी आती है टोटल रिटर्न आपकी, ए प्लस बी कीजिए 4738, तो इसमें आएगी 2500, ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा -1000। जब हमारे पास टोटल रिटर्न आ गई अपनी, टोटल रिटर्न, और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी इनमें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास दे रखी है 5 लाख थी इसमें 1 लाख थी, और इसमें थी हमारी 50,000। सो आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटर्न ये होगी जो हमारी होल्डिंग पीरियड की रिटर्न आएगी। होल्डिंग पीरियड की रिटर्न कितनी होगी, 4738 डिवाइडेड बाय 5 लैक्स इंटू 100, 2500 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 1000 माइनस 50,000, 200। आपकी होल्डिंग पीरियड की रिटर्न निकल के आ जाएगी। बट हमको जो रिटर्न चाहिए वो चाहिए हमको रिटर्न पर एनम बेसिस पे चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन है इफेक्टिव यील्ड निकालना है पर एनम बेसिस पे, पर एनम बेसिस पे निकालना है। अब आप देखिए इसमें डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 1/12 की, तो 1/12 से जो आपके 1 दिसंबर को आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, और आपकी जो क्लोजिंग एनएवी दे रखी है वो आपको दे रखी है 31 मार्च। मतलब कितने महीने की आपको एनएवी दे रखी है, हम बेसिकली गए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने की एनएवी दे रखी है। बट हमेशा याद रखना, जब भी म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन आए तो हमेशा उनको सॉल्व करना इन टर्म्स ऑफ डेज की टर्म्स में आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप डेज की टर्म में उनको सॉल्व करोगे ना तो काफी आपका आंसर है जो आईसीआई के सॉल्यूशन से मैच करेगा। ये जो हमारी रिटर्न है वो कितने डेज की रिटर्न है, मैं कहीं लिख देता हूं उनको, नंबर ऑफ डेज इधर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ डेज, कितने डेज की हमारी ये रिटर्न है। एक्स के केस में हमारी जो रिटर्न है 31 डेज दिसंबर के, जनवरी 31, 28 फरवरी, 31 मार्च, मतलब 21 डेज, 121 डेज तो इसमें है हमारे एक्स में। वाई में आपके इन्वेस्टमेंट को कितने दिन हो गए, 90 डेज वाई को में हो गए। जेड में कितने हो गए आपके 31 डेज। तो ये जो आपकी रिटर्न है वो कितने दिन की है, 121 डेज की, और हमको चाहिए कितनी, 365 डेज की चाहिए। ऐसे ही इसमें कीजिए, ये जो रिटर्न है वो कितने की दिन की है, 90 की, हमको चाहिए 365 की, इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 31। जो आप इनको सॉल्व करेंगे आपकी रिटर्न आ जाएगी पर एनम बेसिस पर। बेसिकली सभी अपने कैलसी में कीजिए, मैंने अभी अपने कैलसी में किया है 2.859% की आपकी रिटर्न इसकी आएगी। दूसरा, इसमें जो आपकी रिटर्न आएगी वो आएगी 10.139 की, इसमें आएगी आपकी 1000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 31, 23.59% की रिटर्न इसमें आएगी। 23.55% की नेगेटिव रिटर्न इसमें आएगी। सभी अपनी कैलकुलेशन में करेंगे एक बार। सो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी इधर कंप्लीट हो जाता है। होप गाइस यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 भी सेम क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है, इसमें रिवर्स कैलकुलेशन कराएगा आपसे। रिवर्स कैलकुलेशन कैसे कराएगा, आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इसमें नेट एसेट वैल्यू दे रखा है, टाइम ऑफ परचेज, डिविडेंड वगैरह देखा है। अब वो पूछना चाह रहा है आपसे नंबर ऑफ यूनिट इन ईच स्कीम। बिल्कुल निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकलेंगी आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय कर दीजिए, आप डिवाइडेड बाय कर दीजिए एनएवी एट द टाइम ऑफ परचेज। आईसीआई के सॉल्यूशन से ही देख लेते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10.3 नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी ऐसे निकल गई तीनों स्कीम्स की। फिर आपसे पूछा टोटल एनएवी क्या होगी,
टोटल एनएवी कैसे निकालनी है आपको, टोटल एनएवी कौन से पूछा, क्लोजिंग एनएवी पूछ रहा है आपको। तो क्लोजिंग एनएवी क्या होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग एनएवी कर देंगे आप, क्लोजिंग एनएवी कर देंगे, देन आपको क्लोजिंग एनएवी मिल जाएगी। फिर आपसे पूछा टोटल यील्ड क्या होगा, टोटल यील्ड कैसे निकालेंगे, सेम जैसे अभी एवब क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी। हमारे पास क्लोजिंग एनएवी है, क्लोजिंग एनएवी भी है, क्लोजिंग एनएवी हमारे पास ये हो गई, ओपनिंग एनएवी कितनी थी 2 लाख, देन हमारे पास जो रिटर्न है वो निकाल दी, कैपिटल यील्ड वाली रिटर्न आ गई, प्लस में हमको डिविडेंड मिला 6000 का, टोटल रिटर्न हमारी इतनी आ गई। फिर वो हमसे पूछ रहा है ऐसे ही हम वाई जेड का भी कर लेंगे, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी, इतनी हमारी कैपिटल यील्ड वाली आ गई, डिविडेंड इसमें नील दे रखा है, ऐसे 4000 की कैपिटल यील्ड और ये 5000 का डिविडेंड, 10 टोटल हमारी ये यील्ड आ गई, टोटल रिटर्न आ गई 9000 की। अब वो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, अब हमसे वो पूछ रहा है कि कितने दिन हमारी इन्वेस्टमेंट हेल्ड हुई थी। हाँ बेसिक, अब इसमें जो टोटल यील्ड आपसे पूछी थी, टोटल यील्ड को आप परसेंटेज की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारी टोटल जो रिटर्न है, ओवरऑल रिटर्न है तीनों इन्वेस्टमेंट से, वो आई है इतनी की, और हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी 2 + 4 6 + 2 8 लाख, 8 लाख से हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, तो हमने परसेंटेज टर्म में ये डिस्क्राइब कर दी। अब आपसे पूछा नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड, ये हमने इन्वेस्टमेंट कितने दिन हेल्ड करी, कितने दिन हमारी इन्वेस्टमेंट रखी गई है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, हमारे पास पर एनम की हमारे पास यील्ड दे रखी है, पर एनम की हमको तीनों की यील्ड दे रखी है, तो और हमने निकाल रखी है हमको जो ओवरऑल रिटर्न की होल्डिंग पीरियड की हमारे पास रिटर्न दे रखी है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास होल्डिंग पीरियड की रिटर्न दे रखी है, पहले इसकी परसेंटेज में देखेंगे कितना परसेंट हमारी होल्डिंग पीरियड की रिटर्न है। ये जो बेसिकली रिटर्न है वो होल्डिंग पीरियड की रिटर्न है। तो होल्डिंग पीरियड की रिटर्न कैसे निकालेंगे, 5029 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी 2 लाख इंटू 100, सेम आईसीआई ने किया है, आप करेंगे इसको 5029 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, देन आपकी जो वो निकल के आएगी होल्डिंग पीरियड की रिटर्न 1.46, सेम ऐसे ही हमको तीनों केस में कर लेना है। यील्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यील्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देन आपको होल्डिंग पीरियड की रिटर्न निकल के आ जाएगी। और हमको एनुअलाइज रिटर्न दे रखी है क्वेश्चन में 9.66, 11.66, 24.15। क्या अब आप इससे नंबर ऑफ डेज नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब 9.66 हमारी 9.66 हमारी 365 डेज की रिटर्न है और 2.65 हमको निकालनी है कितने डेज की रिटर्न, तो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज हमारी 2.5146 हमारी रिटर्न आई, जैसे कि हमारी रिटर्न इसमें आई है ये हमारी होल्डिंग पीरियड की रिटर्न है। अब हमको ये एनुअलाइज रिटर्न बनानी है, तो एनुअलाइज रिटर्न बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करते हैं हम कितने डेज की रिटर्न है, तो हमको ये नहीं पता ये कितने डेज की हमारी रिटर्न है। इक्वल टू में जो हमारा आंसर निकल के आता है वो 9.66 निकल के आता है। बेसिकली एनुअलाइज रिटर्न हमारी निकल के आती है। तो क्या हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2.5146 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 9.66, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो नंबर ऑफ डेज निकल के आएगा। सेम आईसीआई ने किया है 2.5146 इंटू 365 के डिवाइडेड बाई 9.66 किया, देन आपको नंबर ऑफ डेज निकल के आ गए। तीनों केस के नंबर ऑफ डेज निकल के आ गए। नंबर ऑफ डेज वंस आपको मिल गए, देन आप इससे रिवर्स कैलकुलेशन नहीं कर सकते। 31/3/2018 से आप 95 डेज बैक जाएंगे, देन आपको जो डेट मिलेगी वो होगी आपकी डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जैसे हम जाते हैं 31 दिन हमारे मार्च के, 28 डेज फरवरी के, 31 डेज जनवरी के बचे कितने हमारे 5 डेज बचे, तो 31 - 5, 31 का होता है हमारे दिसंबर -5, तो मतलब जो डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होगी हमारी वो होगी 26 दिसंबर। बेसिकली हमको रिवर्स जाना है। 31 दिन का पूछा है, 31 दिन हमको बैक जाना है 31 मार्च से, देन 31 दिन बैक जाके 28 फरवरी हमको आएगा। 68 डेज बैक जाना है 31 मार्च से, देन आपको कितना मिलेगा 22 जनवरी आंसर आपका मिलेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं था, बेसिकली रिवर्स कैलकुलेशन थी। जो अभी तक कैलकुलेशन सीखी उससे केवल रिवर्स कैलकुलेशन करी है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स ऑन वो फर्स्ट 1/7/2007 मतलब 1 जुलाई 2007 ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर ऑफ म्यूचुअल फंड 10,000 यूनिट्स हैविंग। हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगा नोटबुक में अपनी में। बाकी देखते हैं कितने क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 23 तक क्वेश्चन है अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को अपनी नोटबुक में सॉल्व करा लेते हैं हम पहले। होप गाइज यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द सेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। 12 हमसे क्या कह रहा है, 12 कह रहा है जो मिस्टर एक्स है हमारे, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करी 1/7/2007 को ड्यूरिंग द आईपीओ के दौरान। म्यूचुअल फंड का कोई आईपीओ आया होगा, उसके दौरान उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी और उन्होंने इन्वेस्ट करी थी 10,000 यूनिट्स हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच ऑन 31/3/2018। डिविडेंड पेड बाय द म्यूचुअल फंड इज 10%, 10% का उनको डिविडेंड मिला था 31/3/2008 तक, जिसमें उनकी एनुअलाइज रिटर्न थी उस दिन तक उनकी 31/3/2008 तक एनुअलाइज रिटर्न 153.33% थी। और 31/3/2019 में फिर से म्यूचुअल फंड ने 20% का डिविडेंड दिया। 31/3/2010 में उनकी जो यूनिट्स थी वो हो गई 11,296 यूनिट्स और एनुअलाइज यील्ड था उनका 73.52। अब वो आपसे एनएवी पूछ रहा है 31/3/2008 की, 9 की और 10 की। देखो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहले एक चीज़ तो बहुत कॉमन सेंस वाली दिमाग में आई जानी चाहिए कि आपकी जो ओपनिंग यूनिट्स थी वो 10,000 की और क्लोजिंग यूनिट्स है आपकी 11,296 की। मतलब कुछ ना कुछ हमारी यूनिट्स इंक्रीज हुई है। यूनिट इंक्रीज कैसे हो सकती है आपकी, यूनिट इंक्रीज आपकी हमने देखा था क्वेश्चन में कैसे हो सकती है। अगर आपका जो डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है आप उसको रीइन्वेस्ट कर देंगे, देन आपकी जो ओरिजिनल यूनिट्स है उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एनएवी एज ऑन 31/3/2008 तक। एनएवी क्या होगी 31/3/2008 की, 31/3/2008 की एनएवी निकालेंगे। हमको पता है 31/3/2008 तक जो हमारा एनुअलाइज रिटर्न था वो 153.33% था। तो क्या हम इससे अपना होल्डिंग पीरियड का रिटर्न नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, रिटर्न कितना होगा हमारा इक्वल्स टू, लेट्स से एक्स है हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो अब हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, लेट्स अगर हमारा एक्स परसेंटेज होल्डिंग पीरियड का रिटर्न है तो एक्स परसेंटेज और हमको एनुअलाइज रिटर्न हमको दे रखा है 153.33%। इससे क्या हम एनुअलाइज रिटर्न नहीं निकाल सकते? होल्डिंग रिटर्न हमारा कितने मंथ्स का है? होल्डिंग रिटर्न हमारा कितने मंथ्स का है? 1 जुलाई का है। जुलाई से आप काउंट कीजिए, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 9 महीने का हमारा ये रिटर्न होगा। 9 महीने का हमारा रिटर्न दे रखा है। तो इंटू 12 डिवाइडेड बाय 9, तो इससे हमको होल्डिंग पीरियड रिटर्न का आंसर मिल जाएगा। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना होगा 153.33। ये हमारा 12 मंथ्स का रिटर्न है, हमको चाहिए 9 मंथ्स का रिटर्न। सॉल्व कीजिए, 153.33 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, मतलब जो हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न आएगा वो कितना आएगा 115 का हमारा होल्डिंग पीरियड का रिटर्न आएगा।
जब हमको होल्डिंग पीरियड का रिटर्न मिल गया 31/3/2008 तक का, तो हम इससे क्या क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमारी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया था, हमने किया था 10,000 यूनिट्स एट द रेट 10 ईच, मतलब 1 लाख का हमने ओपनिंग इन्वेस्टमेंट किया था। और हमको पता है कि हमारी जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, होल्डिंग पीरियड मतलब जितने टाइम हमने इसको होल्ड किया है, होल्ड टिल 31/3/2008 तक जो हमारी रिटर्न है वो हमको पता है 115% है। देन हम क्लोजिंग, देयरफॉर हमारी क्लोजिंग वैल्यू क्या होगी इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग वैल्यू क्या होगी, 1 लाख प्लस 115%, डेट इज 2,15,000 हमारी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। अब हमको पता है कि जो हमारी क्लोजिंग वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, इस क्लोजिंग वैल्यू में से हमको हमारे फंड ने 10% का हमको डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। बेसिकली हम इसको ऐसे ना लिख के, अगर हम ऐसे समझें और ईजीएस्ट वे में समझाऊं, देखिए इसको एक काम करते हैं, इधर से डिलीट कर देते हैं, ईजीएस्ट वे में और समझते हैं। हमारी जब होल्डिंग पीरियड की रिटर्न इतनी है तो हम देयरफॉर नंबर्स में होल्डिंग पीरियड रिटर्न होल्डिंग पीरियड रिटर्न इन नंबर्स क्या होगी हमारी, इन नंबर्स में क्या होगी, इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 115%, देन 1,15,000 हमारी रिटर्न है, होल्डिंग पीरियड की रिटर्न है। और हम जानते हैं जब हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन वाला, दूसरा जो हमारा होता है वो था हमारा डिविडेंड जो हमको फंड ने दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर हमको जो फंड ने डिविडेंड दिया है। तो हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर जो फंड ने डिविडेंड दिया है 31/3/2008 तक जो हमको डिविडेंड दिया है उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में बिल्कुल गिवन है। कितना डिविडेंड दिया है, हमको उसने 10% का हमको डिविडेंड दिया है, मतलब 10,000 यूनिट्स जो कि 10 की हैं इंटू 10% हमको डिविडेंड मिला है। कहने का मतलब क्या है, 10,000 का हमको डिविडेंड मिला है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन हमारा कितना हुआ है, 1,05,000 का हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है। 1,15,000 माइनस 10,000, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है हमारा 1,05,000 का। देयरफॉर क्या हम क्लोजिंग एनएवी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्लोजिंग एनएवी में हमारा क्या क्या होता है, क्लोजिंग एनएवी में सिंपल क्या होता है, एक तो हमारी ओपनिंग एनएवी होती है प्लस जो हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, इन्हीं का सम तो होता है हमारा क्लोजिंग एनएवी। तो हमारे पास ओपनिंग एनएवी भी है, अपनी ओपनिंग एनएवी है 1 लाख की प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन 1,05,000 का, क्लोजिंग एनएवी आ गई 2,05,000 की। और नंबर ऑफ यूनिट्स हमको हमारे पास है 10,000, हमको नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, देयरफॉर क्लोजिंग एनएवी हम निकाल सकते हैं। क्लोजिंग एनएवी क्या होगी हमारी 20.5 पर यूनिट। सिंपली आपको याद क्या रखना है, जो आपकी क्लोजिंग एनएवी होती है वो क्या होती है, ओपनिंग यूनिट्स प्लस में कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो अब ये तो हमारी एनएवी की वैल्यू आ गई 31/3/2008 तक की। अब वो हमसे पूछ रहा है 31/3/2009 की भी तो बताओ सर। बताते हैं, एनएवी एज ऑन 31/3/2009। देखिए 31/3/2009 में उसने 20% का तो हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, और 31/3/2009 में केवल हमको डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये डिविडेंड है ये कहीं ना कहीं हमारा री इन्वेस्ट हो रहा है। ये डिविडेंड हमारा कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट हो रहा है। जब हमारा ये डिविडेंड री इन्वेस्ट हो रहा है 10,000 का, तो इस डिविडेंड को री इन्वेस्ट कौन सी प्राइस पर करेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी हमारा कोई भी डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट होगा तो इमीडिएटली बिफोर वाली एनईवी पे होगा। तो हमारी इमीडिएटली बिफोर वाली एनईवी कौन सी, हमारी 20.5 है। तो 20.5 पे हम इस 10,000 को इन्वेस्ट करेंगे। देन जो हमारी एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो कितनी आएंगी, 487.8। इतनी हमारी एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स आफ्टर इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी ईयर 1 की,
फर्स्ट ईयर की हमारी एडिशनल यूनिट इतनी हो जाएंगी। देयरफॉर हमारी जो यूनिट्स हैं एज ऑन 01/04/2008 कितनी हो जाएंगी, ओरिजिनल 10,000 प्लस 487.8 जो हमारे डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के बाद मिली, इतनी हमारी यूनिट्स हैं वो हमारी 1/4/2008 तक है। अब वो हमसे कह रहा है कि फंड ने हमको डिविडेंड दिया है @20% का दिया है, तो कैलकुलेट करते हैं 487.8 इंटू 10 इंटू 20% का डिविडेंड है, कैलकुलेट कीजिए। डिविडेंड आ गया हमारा 20,975.61 का हमको डिविडेंड मिला है फंड से। हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स है, हमारी ओपनिंग यूनिट्स है, और अब हमको क्या करना है, अपनी क्लोजिंग यूनिट्स फाइंड आउट करनी है। अगर हम किसी तरीके से अपनी जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं, क्लोजिंग यूनिट्स हैं एज ऑन 31/3/2009 अगर हम फाइंड कर लेते हैं, लेट्स से अगर हम उनको फाइंड कर लेते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों यूनिट्स का डिफरेंस देखिए, अगर सपोज हमको ये मिल जाती है एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारी, तो हम इन दोनों का डिफरेंस x माइनस 10,487.8 जो हमारी ओपनिंग यूनिट्स है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमारी न्यू इशू यूनिट्स होंगी जो हमको 31/3/2009 में यूनिट्स मिली है। उन न्यू यूनिट्स को हम अपने डिविडेंड से डिवाइड कर देंगे, देन हमको हमारी क्लोजिंग एनएवी मिल जाएगी। सो आते हैं, देखते हैं। अब आप देखिए, इससे हम केवल इस डाटा से हम 31/3/2009 तक की जो एनएवी है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको आगे की लाइन पढ़नी पड़ेगी। वो कह रहा है हमसे 31/3/2009 में उसने रिडीम कर ली अपनी सारी यूनिट्स 11,296.11, और आप देखेंगे कि 31/3/2010 में उसने कोई और डिविडेंड नहीं दिया है फंड ने। तो इसका मतलब क्या है, जो 11,296 यूनिट्स में जितनी भी एडिशनल इंक्रीमेंट हुआ है, वो इंक्रीमेंट जो हुआ है वो केवल 20% वाले डिविडेंड से ही हुआ है। तो मतलब जो ये वाली यूनिट्स है वो 31/3/2009 को ये हमारी यूनिट्स थी, जो कि इक्वल है 31/3/2010 वाली यूनिट्स, बिकॉज 31/3/2010 तक कोई भी हमारा डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारी क्लोजिंग यूनिट है 31/3/2009 वो क्या होंगी, क्लोजिंग यूनिट 31/3/2010 तक होंगी, बिकॉज कोई भी डिविडेंड उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो कितनी थी हमारी 11,296.11 यूनिट्स। तो आपको डिफरेंस यूनिट मिल जाएंगी, डिफरेंस या बेसिकली मैं कहूँ तो एडिशनल यूनिट्स फॉर ईयर 2008-9 बिल्कुल मिल जाएंगी। 11,296.11 माइनस 10,487.80 इक्वल्स टू, कीजिए सॉल्व, 11,296.11 10,487.8 808.31 आपकी एडिशनल यूनिट्स इशू हुई है। और जो ये एडिशनल यूनिट इशू हुई है, मैंने आपको बताया था जो आपका डिविडेंड होता है वो हमारे इस क्वेश्चन में वो रीइन्वेस्ट हो रहा है। रीइन्वेस्ट होने का मतलब क्या है, जो एडिशनल यूनिट्स आई है हमारी 808.31, ये कहीं ना कहीं डिविडेंड ही हमारा रीइन्वेस्ट हुआ होगा। तो डिविडेंड जब हमारा रीइन्वेस्ट हुआ है 20,975.61 का, तो इसके लिए कोई ना कोई एनएवी यूज की गई, और ये जो एनएवी होगी वो क्लोजिंग एनएवी होगी एज ऑन 31/3/2009 वाली एनएवी। क्योंकि अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में देखा था, जो हमारा रीइन्वेस्टमेंट होता है वो इमीडिएटली बिफोर वाली एनएवी पे होता है, और इमीडिएटली बिफोर वाली एनएवी क्या होती है, उसी ईयर की एनएवी। तो हम निकाल सकते हैं 808.31 हमारी एडिशनल यूनिट्स हैं, तो एनएवी एज ऑन 31/3/2009 आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी होगी, 20,975.61 डिवाइडेड बाई 808.31, 25.95 आपकी क्लोजिंग एनएवी होगी एज ऑन 31/3/2009। सो एक बार देखिए आप इसको कैसे हमने कैलकुलेट किया। सबसे पहले हमने डिफरेंस यूनिट्स निकाली, डिफरेंस यूनिट निकालने के बाद हमने क्या किया, डिफरेंट यूनिट्स को निकालने के बाद एडिशनल यूनिट्स थी हमारी 808.31, डिविडेंड इतना ही हमारा रीइन्वेस्ट हुआ होगा, तो ये रीइन्वेस्ट हुआ होगा वो किस रेट पे हुआ होगा, वो हुआ होगा हमारा क्लोजिंग एनएवी वाले रेट पे।
अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, उसमें 31/3/2010 की एनएवी हमसे पूछ रहा है वो, एनएवी एज ऑन 31/3/2010 कैसे निकालेंगे सर? 31/3/2010 की एनएवी कैसे निकालेंगे? 31/3/2010 की एनएवी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? क्वेश्चन में हमको क्या डाटा गिवन है? क्वेश्चन में आगे हमको बता रखा है उसकी एनुअलाइज्ड रिटर्न दे रखी 73.52 की। अब हमको एनुअलाइज रिटर्न दे रखी है, तो हम क्या एनुअलाइज रिटर्न से होल्डिंग पीरियड रिटर्न नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। होल्डिंग टोटल होल्डिंग पीरियड रिटर्न, टोटल होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होगी हमारी? जो हमारी एनुअलाइज रिटर्न है कितनी? 73.52, 73.52%। ये तो है हमारी एनुअलाइज रिटर्न, तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स कर देंगे। और हमारी होल्डिंग पीरियड कितना है हमारा? टोटल होल्डिंग पीरियड कितना है हमारा? 01/07/2007 से लेके 31/3/2010 तक, 31/3/2010 तक। तो हमारी जो होल्डिंग पीरियड इतना है, तो हम मंथ्स में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो कितना हुआ है हमारा? 24 + 9, 33 मंथ्स का हमारा होल्डिंग पीरियड है। तो सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगी आपको 73.52, 202.18%। मतलब क्या है, हमारे फंड ने हमको ओवरऑल बेसिस पर 202.18% का रिटर्न दिया है। तो अब मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी क्लोजिंग एनएवी होगी 31/3/2010 की, वो कौन सी एनएवी होगी? वो एनएवी होगी हमारी लास्ट वाली एनएवी, बिल्कुल लास्ट वाली एनएवी। तो जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीस का, और हमारी जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, टोटल होल्डिंग पीरियड जो रिटर्न है वो दे रखी है हमको 202.18। तो क्या हम इससे अपना क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकते? क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 लाख प्लस 202.18% की हमारी होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, देन 3,02,180, इतना ही आएगा। 1 लाख प्लस 202.18%, 3,02,180, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/3/2010। जब हमारी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट हमको मिल गई, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट जब हमको मिल गई है और हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हमको पता है, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी कितनी है ऑन 31/3/2010 क्वेश्चन में आपको दे रखी है, और हमने बताई भी थी था, कंक्लूड भी किया था। कंक्लूड किधर किया था? देखिए क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ, कंक्लूड भी कर रखा है। 2009 की जो यूनिट्स हैं वही 2010 की यूनिट्स है। 11,296.11 हमारी यूनिट्स है, 11,296.11 हमारी यूनिट्स है। देयरफॉर हमारी जो क्लोजिंग एनएवी आ जाएगी एज ऑन 31/3/2010 आ जाएगी आपकी, डिवाइडेड बाई 11,296.11, 26.75 की आपकी क्लोजिंग एनएवी निकल के आ जाती है। तो तीनों एनएवी हमने कैलकुलेट कर ली। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। इकतीस 3/2009 की जो एनएवी है 25.95 है, और तुम्हारे 31/3/2010 की जो एनएवी आई है हमारी 26.75 आई है। आप चाहें तो इसको अपने आईसीआई स्टडी मेट से भी मैच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये एलडीआर मार्क कराया है। लास्ट डे रिवीजन वाला क्वेश्चन है ये अपना। सो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है।
सो दोस्तों आज के लिए अपना सेशन यहीं पे रैप अप करते हैं। सो मिलते हैं कल, और कल जहाँ तक पॉसिबल होगा इस म्यूचुअल फंड के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं इनको ख़त्म ही कर देंगे, निपटा देंगे। म्यूचुअल फंड अपना कल ओवर हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।